इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बजने को है और वक्त हो गया है मुकाबला अपना। मुकाबला में आज बड़ी बहस करेंगे इंडिया अलायंस के उस गठबंधन, इंडिया अलायंस की उस मीटिंग पर कि उस मीटिंग में आखिर आज क्या होना है, किन बातों पर चर्चा होगी। दरअसल शरद पवार के घर पर इस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में सभी बड़े नेता पहुंच गए हैं और बैठक का मुख्य एजेंडा मुख्य तौर पर 3 मुद्दों को रखा गया है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा यही है कि आखिर सीट शेयरिंग कैसे होगी। हालांकि इस पर चर्चा की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चर्चा होगी कि आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जानी है। और सबसे अहम मुद्दा ये होगा कि आखिर सनातन के मुद्दे पर जो इस वक्त विपक्ष को घेरा हुआ है बीजेपी ने, आखिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाना है। क्योंकि सनातन पर लगातार विपक्षी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो इस वक्त इंडिया अलायंस के गले की फांस बन चुके हैं। क्योंकि बीजेपी लगातार सनातन के मुद्दे पर जो बयान दे रहे हैं विपक्ष के नेता, उसको लेकर लगातार हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि ये विपक्ष अलाइन एंटी हिंदू है। संबित पात्रा ने यह तक कह दिया कि एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। दरअसल तमिलनाडु में 4 बार के मंत्री रहे हैं और 6 बार के विधायक रहे और एम के स्टालिन के विश्वास पात्र के पोनमुडी ने यह दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है सनातन का विरोध करना। तो सनातन के विरोध से क्या इंडिया गठबंधन की आगे की राजनीति चल पाएगी? क्योंकि मुख्य तौर पर आने वाले चुनावों में फोकस हिंदुओं पर भी होगा, हिंदू वोट बैंक पर होगा। क्या सनातन का बार बार विरोध करना इंडिया अलायंस को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्या हिंदू वोट बैंक उनसे पीछे रह जाएगा और उसका फायदा क्या बीजेपी उठा लेगी? तो इन्हीं सब मुद्दों पर इस वक्त शरद पवार के घर पर चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा जो चर्चा होगी वो सनातन के मुद्दे पर ही होगी कि आखिर बीजेपी की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं उनका सामना कैसे किया जाना है। तो इंडिया अलायंस के सभी नेता अंदर मौजूद है, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी को अब विपक्ष कैसे टैकल करेगा? क्या मीडिया के कुछ प्रवक्ता बनाए जाएंगे? क्या अलग से कोई कमेटी बनाई जाएगी? इन्हीं सब चीजों को लेकर इस वक्त शरद पवार के घर पर जो बैठक हो रही है उसमें जाहिर तौर पर चर्चा की जा रही है। और आज की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उसका मेन एजेंडा भी यही है कि आखिर सनातन विरोधी जो उनका ठप्पा लग गया है इंडिया अलायंस के नेताओं पर, उस ठप्पे को कैसे वो क्लियर करे, कैसे वो साफ करे। वहीं संबित पात्रा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आज जो बैठक चल रही है इसमें चुनावी रणनीति पर मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि ये तय होगा, ये चर्चा की जाएगी कि आखिर हिंदू धर्म को खत्म कैसे किया जाना है। एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ये चल रही है, ये तक संबित पात्रा ने कह दिया। हालांकि बैठक में ये भी शायद चर्चा हो सकती है कि विपक्ष का मुख्य चेहरा कौन होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले आप संबित पात्रा का वो बयान सुने जो उन्होंने विपक्ष के अलायंस पर कहा। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी AHCC की बैठक है, मुंबई में है, शरद पवार जी के घर पे। AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। तो विपक्ष के अलायंस पर तो हम चर्चा करेंगे ही कि आखिर उनकी बैठक में क्या चर्चा होगी, किन किन मुद्दों पर ये पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस वक्त तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। प्रधानमंत्री वहां पर कुछ देर में पहुंचेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा कि G20 की जो अपार सफलता हुई है उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता और मंत्री वहां पर लगातार पहुंचना शुरू हो गए। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा इस वक्त वहां से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या इस वक्त वहां पर हलचल है? कितनी देर में पीएम वहां पर पहुंचेंगे? तो
तो पीयूष से भी जुड़ेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ देर में जब बीजेपी के दफ्तर पे पहुंचेंगे तो वहां पर कैसे उनका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन तक जो G20 की बैठक चली थी उस बैठक को लेकर लगातार प्रधानमंत्री की नजर हर उस चीज पर थी कि कैसे मेहमानों का स्वागत किया जाना है, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके सामने कैसे किन किन मुद्दों को रखा जाना है, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था उसको किस तरीके से तैयार किया जाना है, और उसको वो प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने पास भी करवाया। और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि सभी डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे। 3 दिन तक ये बैठक चली और बेहद सफल तरीके से ये बैठक हुई है, और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। उनका स्वागत अब से कुछ देर में बीजेपी दफ्तर में होगा, जहां पर तैयारियां फिलहाल जोरों शोरों से कर ली गई हैं, पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं, और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री G20 की सफलता के बाद पहली बार बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बाद अभिनंदन होने के बाद प्रधानमंत्री काम पर लग जाएंगे, केंद्र चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और उसमें तय होगा कि आखिर आगे की चुनावी रणनीति किस तरीके से होगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। तो लगातार इस वक्त तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी दफ्तर को सजाया गया है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाए, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाए कार्यकर्ताओं की तरफ से। और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर काफी जोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जाएगा। तो जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे हम सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। लेकिन अब वापस आते हैं मुकाबला में आज की बड़ी बहस पर, जहां पर सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं कि आखिर विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा और आज की बैठक के मुख्य एजेंडे क्या है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ आरएलजेपी के प्रवक्ता संजय सराफ जुड़ चुके हैं, अंशुल त्रिवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ आशुतोष वर्मा जुड़े हैं, इसके अलावा अभिषेक झा जेडीयू से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अंशुल जी, ये बैठक तो चल रही है लेकिन इस बैठक का क्या एजेंडा है, क्योंकि लीड यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही कर रही है फिलहाल। तो जो तस्वीरें लगातार देखते हैं हम बैठकों में, क्या है इस बैठक का एजेंडा, क्या क्या होगा इस बैठक में तय? चौथी बैठक है ये, अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, आज क्या होगा? आज मुझे लगता है कि जो कैंपेन रैली और स्ट्रेटेजीज वगैरह है, राजनीतिक स्ट्रेटेजीज, उसको लेके बात होगी। और लगातार जो सारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें हमने प्रगति की है, कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनी है। अब आगे जो साझा पॉलिटिकल एक्टिविटी है और कौन से मैसेजेस हैं, कौन से मुद्दे हैं, किस तरह किस समय लेके जाना है, उसको उस पर रणनीति कैसे बनाई जाएगी और क्या होगा, इस पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। नहीं है इससे पूछा मैंने कुछ हुआ। आवाज आ रही है आपको? जी अंशुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैंने कहा कि जो आगे जॉइंट पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है सारे दलों की, उसकी रणनीति। तो अंशुल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अब जरा आनंद दुबे के पास चल लेते हैं। आनंद जी, आपकी पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा है, क्या हो रहा है इस बैठक में? क्या सीट शेयरिंग पर भी कोई बातचीत होगी? क्या बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, किस राज्य में क्या रणनीति है? नमस्कार, गोनिका अरोड़ा जी नमस्ते। देखिए, हमारी इंडिया टीवी डिबेट सफलतापूर्वक हो गई है। आज शरद पवार साहब के दिल्ली वाले घर में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है। लोग कहते थे कि इनका कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही, इनका कोई एक समन्वयक नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब चीज़ें धीरे धीरे आराम से हो रही हैं, क्योंकि एक मजबूत महागठबंधन को यदि चलाना है तो सबके विचार विमर्श से हम आगे चल सकते हैं। आज की बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है। सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि एक साथ एक कैंडिडेट यदि लड़ेंगे तो बीजेपी को आराम से हराया जा सकता है। वो एक हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण विषय आज डिस्कस हो रहा है। दूसरे बहुत सारे और भी विषय हैं। पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म का भी जो एक मामला साउथ के डीएमके पार्टी ने उठाया था, उस पर भी आपत्तियां हमारी पार्टी की और बहुत सी पार्टियों की है, उस पर भी डिस्कशन हो रहा है।
तो कुल मिला जुलाकर एक सामूहिक प्रयास है कि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को कैसे हराया जाए। उसके लिए एक शुरुआत हो गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता हैं जो अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो थोड़ी देर में जैसे जैसे समय बीतेगा, जब कंक्लूजन पर ये मीटिंग पहुंचेगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। लेकिन मूलतः आज की बैठक इसी विषय पर है कि कैसे एक साथ एक दूसरे के साथ महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। ये मोटा मोटी आज की बैठक का एक नतीजा निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, उन्होंने तो कह दिया कि सीट शेयरिंग पर बात होगी और आपकी तो पार्टी मांग कर ही रही है कि सीट शेयरिंग के बारे में कम से कम बताया जाए। नीतीश कुमार को लेकर तक दावेदारी ठोक दी गई है कल आपकी पार्टी की तरफ से। तो क्या नीतीश कुमार को ही चेहरा देखना चाहते हैं आप गठबंधन का? देखिए, हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की उनके नेता सर्वोच्च पद पर, लेकिन ललन सिंह जी के बयान को दूसरे एंगल से प्रेजेंट किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कई बार उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है। खुद नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया है उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। हर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अगर आप सुनेंगी तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हर कोई सैक्रिफाइस की बात कर रहा है बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इंडिया गठबंधन बनाने। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है, पटना से कारवां चला, इंडिया का स्वरूप तैयार हुआ है विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का। और आप सब लोगों को धन्यवाद कि कम से कम हमारी एक एक बैठक पर आप लोगों की इतनी पैनी नजर है, डिबेट तक कर रहे हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी क्या होगा। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनके पूरे कुनबे में कितनी बेचैनी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसमें व्यापक तरीके से हर मुद्दे पर चर्चा होगी और समन्वय बनेगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या किन स्टेट्स में कैसे लड़ना है, चुनाव की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या मुद्दे होंगे, उन सब पर बात होगी। और हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि भारत के लोगों ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन का साथ देने का और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई तय है। और यही अभिषेक जी, बेचैनी तो होगी ही ना, बेचैनी तो होगी, क्यों बेचैनी तो आपके गठबंधन में दिखाई दे रही है। मैं अंशुल जी के पास जाना चाहूंगी। अंशुल जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। अंशुल जी, क्योंकि ठीक है, उन्होंने, जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अब उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर बात होगी और इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कांग्रेस इस पूरे मामले पर कैसे स्टैंड कर रही है? क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी और आपके ही नेताओं ने हुड्डा उनकी तरफ से ये कह दिया गया, प्रताप सिंह बाजवा ने ये कह दिया कि पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या स्टैंड है कांग्रेस का? गठबंधन में है या अलग लड़ना है? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमारी राजनीतिक समझदारी बन गई है कि हमें इस झूठ और लूट की सरकार को हराना है। ये सबसे प्रिंसिपल चीज थी। सबसे पहले बोला जा रहा था कि यही नहीं होगा, हमने वो करके दिखाया और इसका प्रभाव जमीन पर हमको देखने को मिला है। 6 राज्यों में 7 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें से 4 जो सीटें थी वो इंडिया गठबंधन ने जीती। तो जमीन पे ये गठबंधन अभी ऑलरेडी जीतना चालू कर चुका है। जहां तक रही सीट शेयरिंग की बात, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि आज जो मीटिंग है उसमें साझा राजनीतिक गतिविधियां, जॉइंट पॉलिटिकल एक्शन को लेकर बातचीत होगी। कब रैलियां करी जाएंगी, कौन से जगहों पे की जाएगी, कौन से मुद्दे लिए जाएंगे और कौन सा एक कैंपेन बनाया जाएगा, इन मुद्दों पे की जाएगी। धीरे धीरे ये जो अलायंस है, देखिए कोई अलायंस ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्टियां मिलके कमरों में बना लें। इस अलायंस की मांग जनता से आई है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो सारे जटिल मुद्दे हैं सीट शेयरिंग को लेके जैसे हैं, वो भी सारी तरीके से सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे पास आज एक राजनीतिक प्लैंक है, हमारे पास एक राजनीतिक एजेंडा है जिसके पास हम जनता के पास जिसको लेकर हम जा सकते हैं, वो है आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। हम लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं और जो आर्थिक न्याय के हमारे मॉडल हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो हमने प्रूफ किया है। अंशुल जी, ये तो आप मुद्दे बता रहे हैं, क्या आप लोगों के मुद्दे, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन आपसी कोऑर्डिनेशन कहाँ है? पंजाब हरियाणा में तो कोऑर्डिनेशन दिख नहीं रहा, उस पर सीधा जवाब दीजिए ना। हरियाणा की तो बात ही नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ पंजाब और 1-2 और राज्य हैं जहां पे ये बातें होनी है। लेकिन बाकी पूरा जो इंडिया का राजनीतिक मानचित्र है उसमें आपको प्रगाढ़ एकता नहीं दिख रही है। ये जो कुछ जगह हैं उसमें जो म्यूचुअल गिव एंड टेक है, एक बड़ा दिल रख के हम लोग
एक बड़े लक्ष्य के लिए व्यापक दृष्टि रख के हम लोग फैसला लेंगे और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अब सीट शेयरिंग की बातचीत टीवी चैनल पे तो हो नहीं सकती, थोड़ा और समय दे दीजिए, अभी पार्लियामेंट्री चुनाव में भी समय। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का जो हमारा राजनीतिक एजेंडा है, आज मोदी जी एजेंडा लेस हैं, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो ये जो बातचीत है, ये जो बात है, वो मुख्य बात है। ठीक है, हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक आध राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में तो कम से कम समझौता है, लेकिन उसी राज्य में को लेकर जो आप कह रहे हैं टीवी पर नहीं कर सकते, लेकिन टीवी पर तो सब कुछ सामने आ रहा है। प्रताप सिंह बाजवा खुलेआम बोल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा खुलेआम बोल रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग करके नहीं लड़ेंगे, हम सीधे सीधे पूरी सीटों पर लड़ेंगे। चलिए मैं शिवम त्यागी जी के पास चलती हूँ। शिवम जी, आपने तो सीधा सीधा ठप्पा लगा दिया आपकी पार्टी ने कि ये एंटी हिंदू कोऑपरेशन कमेटी की बैठक चल रही है। क्या डर है किसी चीज का इनकी पार्टी के अलायंस से कि कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं मोनिका जी, हमने नहीं लगाया है, ये तो इनके अपने नेताओं ने लगाया है। मैं तो कल महाकाल लोक में दर्शन करने गया था, वहां पर एक व्यक्ति था, वो मुझसे मिला, उसने कहा उसके डर थे, उसके कंसर्न्स थे। कहते सर एक चीज बताइए, ये घमंडिया वाले अगर गलती से भी सत्ता में आ गए, जो कि नहीं आएंगे, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोगों को बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे? मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते देखिए ना क्या होता है। आप अगर तमिलनाडु की बात करें तो स्टालिन के बेटे जो है कहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कोड है, हमारा जो सनातन धर्म है मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है। एक चीज बताइए, उन्हीं की सरकार में दूसरे मंत्री कहते हैं कि INDIA अलायंस का किसी और चीज पर कंसेंसस बना हो ना बना हो, लेकिन सनातन का कैसे समूल विनाश करना है, कैसे उसको टारगेट करना है, इस पर सबने स्वीकृति दे दी है। छोड़ दीजिए, अब बिहार में आ जाते हैं। उसी व्यक्ति ने बोला कि अगर आप बिहार में जाएंगे तो वो जो RJD के मंत्री हैं वो बोलेंगे कि रामचरितमानस बैन कीजिए, आप क्या करेंगे? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। कहते फिर उत्तर प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश में आ गए और इनकी अगर सरकार गलती से बनी, जो कि नहीं बनेगी, तो यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे समाजवादी पार्टी के कि रामचरितमानस को बैन कीजिए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। कहता कर्नाटक चले जाइए, सतीश जारकीहोली जाकर कहेंगे हिंदू शब्द बहुत गंदा है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। कहता है आप कहीं पर भी चले जाइए, इसके अलावा जहां जाएंगे सनातन विरोध पाएंगे। ये हमारे बयान नहीं है साहब, ये इनके बयान है। ये शिवम त्यागी हूं, मोनिका हूं या फिर कोई और भी हो, खुल्लम खुल्ला कहते बताइए कोरोना है हम। तो अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है सवाल तो होगा इनसे। और ये बिल्कुल सच है, ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन अलायंस ही है। अदरवाइज अगर देखा जाए ना तो सीट शेयरिंग है ना संयोजक है, उस पर तो कोई बात होती ही नहीं। सनातन के खिलाफ बात होती है हर मीटिंग है कि सनातन के मुद्दे पर कोई विरोध में है तो कोई इसके समर्थन में जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, वही अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रुकेंगे। डिबेट में बीजेपी दफ्तर लिए चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचने वाले हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ वहां पर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या तस्वीरें वहां पर है? देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मोनिका जी, मेरा भी एक कमेंट ले लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो देवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है, वहां क्या हलचल जारी है वहां पर आपको दोबारा लिए चलते हैं। लेकिन बाकी जो मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, उनसे हम इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शरद पवार के घर पर जो बैठक चल रही है उसका मुख्य एजेंडा क्या है, सनातन के मुद्दे पर इन पार्टियों का क्या स्टैंड है। मैं आनंद दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्टैंड है सनातन के मुद्दे पर? संजय राउत ने ये तो कह दिया कि कोई भी इस देश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, कोई एंटी हिंदू नहीं है, सब धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का। तो जो स्टालिन कह रहे हैं उस पर आप लोगों की क्या राय है? सर मैं आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ एक एक करके, सबके पास आ रही हूँ। दूसरी बात आ रही ना उनके पास। हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है गोनिका जी, हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है कि सनातन का विरोध करने वाले अल्पज्ञानी है, बुद्धिहीन है। यदि उनके पास बुद्धि की कमी है वो महाराष्ट्र आए, किसी भी साधु संत के पास जाएं, सनातन की सही परिभाषा उन्हें समझा दी जाएगी। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। उसी परिवार में तो DMK भी आ गया। DMK धरती के बाहर कहीं किसी और ग्रह पे नहीं रहता होगा।
तो हो सकता है कि ज्ञान की कमी वश नेता ऐसा कह देते हों। उनको हम समझाएंगे, अंततः वो हमारे महागठबंधन का एक हिस्सा है, उनको सही सलामत हालांकि करके ज्ञान सही की ज्ञान कमी देकर पर कोई किसी वापस धर्म को हम अपने डेंगू से पास ले कंपेयर आएंगे। कर देता तो है। हमने हिंदू इस देश में बड़ी संख्या में है और उनको सीधा सीधा डेंगू से आप कंपेयर कर देते हैं। संजय सराफ जी, आप इस पर कमेंट देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि ज्ञान की कमी है। क्या स्टैंड है आपकी ज्ञान पार्टी की का? कमी हो, ज्ञान की कमी से लोग कहते हैं। रुकिए ना, प्लीज इनकी रुकिए ना। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक मिनट दुबे जी, एक मिनट मैं दुबे जी, 10 एक सेकंड मिनट में बोल। नहीं, मैं 10 ये लोग सेकंड ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। स्टालिन के बेटे के खिलाफ में एफआईआर क्या कर सकते हैं ये लोग? ये यहाँ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति को एक तर्क में रख के अगर ये हकीकत में सनातनी है तो ये स्टालिन के बेटे के खिलाफ में एफआईआर करे और खुलकर बोले उसके खिलाफ में एक्शन लेनी चाहिए। जवाब देने दीजिएगा इसका। I.N.A से उनको बाहर निकाला जाना चाहिए डीएमके को। क्या ये हिम्मत करेंगे ऐसे बोलने की? ये सब राजनीति कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। इन लोगों ने एजेंडा बिल्कुल बनाया करेंगे। महाराष्ट्र में बैठ के। बिल्कुल करेंगे। वहाँ पर राहुल बाबा थे, बिल्कुल सोनिया करेंगे। जी थी, रामायण की एक थे, चौपाई है। जेडीयू थी, गोनिका जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। लालू प्रसाद यादव, गोनिका जी, ठीक है। इलेक्शन गोनिका जी, एक मिनट। जितने भी हिंदू बाहर जाते हैं वो गाय का सर मांस एक खा मिनट, के गोनिका एक जी। मिनट बात पूरी करने क्या बात करेंगे? ये लोग तो गोनिका सब जी। लोग फंसे हुए हैं। इनका एक एजेंडा मिनट, है एक मिनट, कि बात गोनिका जी। करोड़ देश के हिंदुओं के खिलाफ शांत में कराइए। एजेंडा खड़ा करे। जो इनको लोग जो है देश की 140 ठीक है, करोड़ ठीक जो है। जनता मैं है, आशुतोष जी वो के पास इलेक्शन आना के चाहूंगी। टाइम में आशुतोष इनको जी, दिखाएगी। आशुतोष जी, सनातन पर क्या कहना है आपकी पार्टी का? क्या स्टैंड है? अखिलेश यादव क्या चाह रहे हैं सनातन के मुद्दे पर? क्या आप लोग सीधे सीधे उदयनिधि स्टालिन का विरोध कर रहे हैं, ए राजा का विरोध कर रहे हैं, या फिर सब कुछ साथ साथ चलता जाएगा और जो विरोध है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा? सनातन पर क्या स्टैंड है? देखिए गोनिका जी, ऐसा है कि देश में मुद्दा सनातन नहीं है, देश में मुद्दा बेरोजगारी है। देश में मुद्दा आज भी महंगाई है, नारी अस्मिता है, देश की सीमा की सुरक्षा है। चाइना द्वारा जिस तरह चीन पे घुसपैठ हो रही वो मुद्दा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि विपक्ष क्योंकि मजबूत हो गया, तो इस तरीके की सनातन मुद्दा नहीं है आपके लिए? एक मिनट, कौन बीच में बोल अच्छा, रहा है? सनातन मुद्दा नहीं है? माइक बंद कराइए। सनातन पर जो कहा गया, सनातन पर जो कहा गया उस पर क्या बीच कहना में है? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। हाँ, इस ये देश मीना में बात- भारतीय जनता पार्टी बोलना इस चाहता तरीके हूं। के नैरेटिव लाने की कोशिश करती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो, सनातन को आपस में डेंगू खाई से पैदा कंपेयर हो, किया और गया, किसी क्या ये तरीके सही से था? ये अपनी गोनिका राजनीति जी। आशुतोष जी, ज्यादा बुरा बोला। गोनिका जी, आशुतोष मैं जी, कहता हूं, मैं सनातन कहता को हूं कि डेंगू से कंपेयर किया गया, मेरी बात- क्या वो सही था? एक मिनट, आशुतोष जी को बात पूरी करने दे। एक मिनट सर, रुक जाइए, आशुतोष जी को बात गोनिका पूरी जी, करने दे, एक एक करके बात। हाँ जी, बोलिए। ये कौन है? संजय सर्राफ जी कौन है? इनको भैया शांत बैठाइए। देखिए बात यह कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। आज वो जानती है कि उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है। अभी एक हफ्ते पहले घोसी में सब प्रकार के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, सबने मिलके भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मुंह पे पटकनी दी। कैंडिडेट भी वही था जो पिछली बार जीता था, लेकिन पार्टी बदल गई। लेकिन वहां की लोगों ने, भारत की जनता ने बताया कि नहीं, आप इस तरीके से देश को नहीं चला सकते हैं। पिछले 9 सालों से जिस प्रकार से देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने किया, आज वो लोग, वो बेरोजगार, वो दलित, वो पिछड़े, वो अल्पसंख्यक, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से देश नहीं चलेगा। और जब जब परेशानी आरएसएस को पता चल गई, अरे इनको चुप कराइए भाई, कौन है इस तरीके से डिबेट करने चले आते हैं? गोनिका जी, इनको शांत कराइए, इनको डिबेट करने का तरीका नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। इनका माइक बंद कराइए। कौन है? अभिषेक जी, जल्दी से कौन बात है? पूरी कीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए, बाकी मैं अरे भाई ठीक, अपने टर्म पे बोलिए ना। तो गोनिका जी, जब इस देश की जनता को, आप जब अपनी भारतीय बात जनता पूरी पार्टी कीजिए को जरा, खुद 10-20 समझ में सेकंड आ में गया, जल्दी जब आरएसएस को खुद समझ में आ गया, तो मोहन भागवत खुद कहने लगे कि इन 2000 सालों से हमने इनको जानवरों की तरीके से ट्रीट किया। हम उनसे पूछना चाहते थे कि वो हम कौन थे और वो उन कौन थे। जब इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी फंस गई, तो सनातन के मुद्दे को लड़ाई। अरे सनातन पे क्या है? 2 करोड़ रोजगार पे लड़ाई लड़के दिखाओ, महंगाई पे रोज लगाओ, देश की सीमाओं पे लड़के दिखाओ। अगर हो सके तो 1400 रुपए आप कह रहे हैं सिलेंडर पे सनातन लड़के मुद्दा ही नहीं है, दिखाओ। सनातन पर बात ही मत करो, लेकिन सनातन पर तो अंदर चर्चा हो ही रही है, सनातन पर अंदर चर्चा होगी। ठीक है, संजय सराफ जी, अब जी बात पूरी कीजिए, जरा जल्दी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये सब लोग क्लियर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर ये हकीकत में सनातन के फेवर में है, सनातन की इज्जत कर रहे हैं, देश के 90 करोड़ लोगों की इज्जत कर रहे हैं, तो ये खुलकर बोले ना, हम डीएमके को बाहर कर रहे हैं।
डीएमके के बेटे ने, स्टैलिन ने अगर ऐसा काम किया है, वो तो स्टैलिन ने नहीं किया, वो तो गोनिका जी, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब गांधी दूंगा। का एजेंडा है, वो सोनिया गांधी का एजेंडा है। गोनिका जी, जवाब देने दीजिएगा। I.N.D.A. ने किया है, वो एजेंडा है। वही तो हम कह रहे हैं, अगर हकीकत में आप सनातन की इज्जत करते हो, उनको बाहर कर दीजिए। और दूसरी बात, जहां सीट शेयरिंग की बात है, अभी हुड्डा जी का स्टेटमेंट आ गया हरियाणा से, उन्होंने कहा हम सक्षम है पूरी सीटें इंडिविजुअली लड़ने पर, हमें किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं करनी है। तो इनका तो कहीं सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, ये तो कहीं कोऑर्डिनेशन में भी नहीं है। आज तो जेडीयू भी नहीं आया है, आज तो ललन सिंह भी नहीं आए हैं। ये तो सब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा। आप 2-3 और मीटिंग ये लोग करेंगे, आप खुद देखेंगे। जैसे महाराष्ट्र में जब मीटिंग थी उस वक्त नीतीश जी हालांकि जानकारी देते हैं कि जेडीयू की तरफ से संजय झा आए हैं, ललन सिंह नहीं आए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जरा बीजेपी दफ्तर कुछ देर लिए चलते हैं दर्शकों को। बीजेपी दफ्तर में जहां पर देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या वहां से अपडेट है, कितनी देर में पीएम पहुंचेंगे, क्या इस वक्त हलचल वहां पर है? ये तकरीबन 6:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। आने का मकसद ये है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी, जो कुछ लगभग 40 सीटें हैं। लेकिन G20 की शानदार सफलता के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो G20 के बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं उन लोगों ने उनकी शानदार सफलता को लेकर। और पीछे हमारे पीछे ठीक आप उत्साह भी देख सकते हैं उन कार्यकर्ताओं का, जो लगातार मोदी मोदी के जो एक उनका नारा होता है, सिग्नेचर नारा जिसे कहा जा सकता है बीजेपी का, उस नारे को लगा रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरों को आप देखें तो सामने ही दिखेगा कि G20 के सफल ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि बधाई। भारतीय जनता पार्टी उसका होर्डिंग लगा हुआ है और नीचे दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आमतौर पर चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय आते हैं तो हमारे ठीक पीछे जो जगह है यहाँ पर उनका स्पीच होता है। आज स्पीच नहीं होगा, लेकिन संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करने के लिए यहाँ तक आ जाएं, लेकिन उनका जो एंट्रेंस होगा वो सामने से होगा। ऊपर से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी दफ्तर पहुँचते हैं तो कार्यकर्ताओं के अंदर किस प्रकार का जोश और उत्साह रहता है। हलचल वहां पर लगातार जारी है। जैसे ही 6:30 बजे पीएम पहुंचेंगे वहां पर माहौल किस तरीके से होगा ये हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को साफ तौर पर G20 की सफलता का श्रेय देते हुए आज वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए। और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे हम आपको सीधी ले चलेंगे। वही मुकाबला में बड़ी बहस इस पर भी जारी है कि आखिर इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा। इंडिया अलायंस की आज की बैठक में क्या सनातन के मुद्दे पर चर्चा होगी और सनातन के मुद्दे पर इंडिया अलायंस का स्टैंड क्या है। G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी हैं। सभी कार्यकर्ता वहां पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं और कई मंत्रियों के आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंच गए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच गए, नरेंद्र सिंह तोमर वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार एक एक करके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वागत के बाद वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उस बैठक के लिए भी सभी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है अगले कुछ महीनों में और उसके बाद अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। इसको लेकर पूरी चुनावी रणनीति बीजेपी की तरफ से तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरीके से आने वाले चुनाव में विपक्ष को टक्कर देनी है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वहां से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या तस्वीर वहां पर है इस वक्त? प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए तैयारियां तो है ही, कई नेता भी वहां पर पहुंचने लगे हैं अब। और गोनिका, आपका सवाल बहुत समझ में नहीं आया क्योंकि शोर हो रहा है, लेकिन लाजमी तौर पे ये समझना और मुझे लगता है कि आप यही समझने की कोशिश की होगी कि वहाँ पे क्या माहौल है। माहौल अगर आप देखें तो बीजेपी के ये सब कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पे आए हुए हैं और आमतौर पर ऐसा तब होता है जब बीजेपी को कोई चुनावी सफलता हासिल होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आज ये इसलिए आया है क्योंकि G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय आ रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत करने के लिए, जहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और यहां पर ये महिला कार्यकर्ता भी लगातार मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। ये जश्न का माहौल क्यों दिख रहा है?
ये जश्न का माहौल इसलिए दिख रहा है क्योंकि G20 होके हटा है। हमारे मोदी जी ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, हमारे देश का परचम चांद तक लहरा दिया, अब सूरज तक जाएगा। और हमारे देश की संस्कृति पर गर्व किया, हमको करवाया है कि हमारे विदेश से सब लोगों को आके संस्कृति का उनका मूल्य दिखाया है, उनको नंगे पैर महात्मा गांधी जी की समाधि पे लेके गए हैं। हमारा देश जिंदाबाद, भारत मोदी जी है तो मुमकिन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं मानती, उनको तो ऐसा नहीं लगता है कुछ खास ऐसा है, हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है ना वो बहुत ऊंची है। उस सभ्यता संस्कृति का परिचय मोदी जी ने G20 में दिया है। सबने लोहा मान लिया मोदी जी का, मोदी जी है तो मुमकिन। ऐसा क्या मुमकिन हो गया जो कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो सूरज चांद पे हम पहुंच गए हैं, अब और क्या रह गया है। भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और हमेशा लिखा रहेगा, और ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। जब मोदी जी आते हैं ना कहीं पर, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये बात चलती है। मोदी जी ने इतने विदेशी लोगों के बीच में देशी संस्कृति को इतने अच्छे से पेश किया है कि दुनिया लोहा मान रही है। वो तो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग वैसे ही देशी संस्कृति को मानेंगे नहीं। तभी हम मैं फिर वही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं मान रहे या विपक्ष के नेता इस बात को नहीं मान रहे। ना माने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। पहले वो अपने लीडर को तो मान ले कि वो कौन है, हमारे मोदी जी को तो वो क्या मानेंगे, और उनसे उनके मानने ना मानने से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम जानते हैं मोदी जी के, वो सारे एक तरफ है, मोदी जी अकेले एक तरफ है, इसीलिए वो नहीं मानते। सुनो, वो कहते हैं मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, तभी तो कहते हैं छोड़ो कल की बातें। महिला कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, वो कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या बोल रहा है, एक गीत पूरा कर रही है। वो गीत पूरा करने के बाद हम शिव त्यागी पास चलते हैं। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी, भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारों के साथ इस वक्त देवेंद्र बीजेपी दफ्तर पूरी तरह गूंज उठा है। उत्साह है वहां पर कार्यकर्ताओं में। शिवम त्यागी जी हमारे साथ है। शिवम त्यागी जी, क्या इस वक्त आपका कहना है, चुनावी सफलता को लेकर भी अब रणनीति आगे तैयार की जानी है? G20 तो सफल होंगे, अब चुनाव कैसे सफल होंगे, इसको लेकर क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करूं तो जाहिर है वो सफलता की गारंटी है। और ये आपने तस्वीरें देखी कि हमारी बहनें किस तरीके से उत्साहित हैं। वो तो शुक्र मानिए भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है तो जितना जोर से हो सके भारत माता की जय के नारे लगाइए, वरना अगर कांग्रेस के नेता और दफ्तर होते तो भारत माता की जय का नारा लगाने पर उनके नेता डांट देते हैं आजकल। उन्होंने अभी कह दिया था कि कांग्रेस की जय लगाइए। जहां तक चुनावी सफलता की गारंटी है, मैं ऐसा मानता हूं और देश ऐसा मानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भी तमाम ऑरा है वो लार्जर देन लाइफ है। चाहे चीजें कुछ भी रही हो, चाहे G20 की सफलता रही हो, चाहे दुनिया में सनातन का परचम रहा हो, चाहे यूके के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स रहे हो, विपक्ष को तो मुझे लगता है कम से कम इतना मान लेना ही चाहिए। और मेरी बहनों ने जो दफ्तर में कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से ये देश उस पर गौरवान्वित महसूस करता है, मुझे लगता है विपक्ष को भी अब कम से कम इतना तो समझ लेना ही चाहिए कि जिस तरीके से वो लगातार सनातन को गाली देने में व्यस्त हैं, जिस तरीके से लगातार क्रिटिसाइज करने में व्यस्त हैं, ये इससे आगे निकलने का दौर है। ये सनातन का दौर है, ये भारत का दौर है और कम से कम भारत को तो क्रिटिसाइज कर आप आगे नहीं बढ़ते। और जहां तक चुनाव की गारंटी है, मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं सदी भारत की है, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन उस भारत के लिए एक नेता कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास आज तक 4 बैठकें हो चुकी हो, ना नेता हो, ना नीति हो, ना नीयत हो, ना संयोजक हो, ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ना लोगों का चुनाव हो, उनके लिए भारत समझना बहुत मुश्किल है और उनके हाथों में कोई भी ये देश कमान दे दे ऐसा संभव नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं और ये देश ऐसा मानता है कि आने वाले समय में चुनावों में भी कोई परेशानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नहीं होने वाली है। हां, कुछ लोग जरूर एक्सपोज होते रहे हैं, चाहे वो भारत के नाम का विषय रहा हो, चाहे वो सनातन का विषय रहा हो। हर जगह उन्होंने जिस तरीके से इस देश की खिलाफत की है, इस देश के नाम की खिलाफत की है, इस देश की संस्कृति की खिलाफत की है और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी संस्कृति के खिलाफ वो चले गए। मुझे लगता है वो समय समय पर जरूर एक्सपोज होते रहे और जनता में जिस तरीके का रोष उनके प्रति है वो भी दिखाई देता है आजकल कि अगर अपने ही देश में बैठकर अपने ही देश को अगर आप गाली देंगे, अपनी ही संस्कृति को अगर आप गाली देंगे, अपने ही देश की जो है छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश करेंगे, जब सारी दुनिया हिंदुस्तान में हो, जब G20 मुल्क हिंदुस्तान में हो, जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो जाए, जब जब इसमें एक यूनियन आकर साउथ अफ्रीकन यूनियन आकर यहां पर मिले, तो मुझे लगता है देश अब इतना समझता है।
एक तरफ नेगेटिविटी है, निराशा है, अराजकतावाद है, एक तरफ पॉजिटिविटी है, नेता है, नीति है और एक नए भारत का सपना है। जाहिर है जनता ने चुनाव पहले ही किया हुआ है, आगे वो रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। जी बिल्कुल शिवम जी, देवेंद्र भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हमने देखा है कि जब, जैसे आपने बताया कि जब भी कुछ राज्य में चुनाव जीते हैं तब प्रधानमंत्री वहां पर आते हैं, उनका ऐसे स्वागत होता है। लेकिन हमने कुछ पिछले विदेशी दौरों में भी देखा है, जैसे अमेरिका के दौरे से जब प्रधानमंत्री आए थे तब भी प्रधानमंत्री का स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया था। पिछला जो दौरा हुआ था उसके बाद भी पीएम का स्वागत किया गया था और आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। तब प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था कि आज वैसी कुछ संभावना है? हिंदुस्तान को बना दिया। राहुल गांधी पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं। कहने दो, सब झूठ है, सब झूठ है। उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। 2024 में मोदी जी आना है। क्यों आना है? पक्का। क्यों? 24 में आना है मोदी जी को। नहीं, क्यों आना है? क्या कर दिया? सबसे अच्छा विकास, सबका विकास। मोदी जी विकास करा देश का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल वासन है। मोदी जी ने देश का चौमुखा विकास करा। आज के युवाओं को रोजगार हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, अब आजकल के युवाओं को सही ट्रैक पे लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जो G20 सबसे बढ़िया ये है। मेरा नाम रईसुद्दीन है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है इस सरकार में। रात को जाएं या दिन में किसी भी टाइम चले जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी ने ये करा सबका साथ सबका विकास। और अब जो G20 हुआ, इससे हमारे भारत का जो मान सम्मान बढ़ाया मोदी जी ने, हम उन्हीं का शुक्रिया अदा करने यहाँ पे दिल्ली में। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, ये इन कार्यकर्ताओं का मैसेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज इनको दिया उसको ये इको कर रहे हैं। देवेंद्र, क्या प्रधानमंत्री के किसी तरीके के संबोधन की संभावना है कोई? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसका जवाब दीजिए। और नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ संबोधन की कोई संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आज आने वाले हैं शाम में, तो दिल्ली बीजेपी सक्रिय हुई। उनके जो कार्यकर्ता आसपास मौजूद रहते हैं वो यहाँ पर पहुँच गया और पूरा अगर रास्ता आप देखें तो सामने जो मेन गेट है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका एंट्रेंस होगा और ऊपर जो लाइटिंग जो आपको नजर आ रही होगी वहां से निश्चित तौर पे पुष्प वर्षा होगी और वहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने पोर्टको में चले जाएंगे। हालांकि संबोधन नहीं होगा और आपने वहां पर कार्यकर्ताओं से बात भी की कि कितना उत्साह वहां पर महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं में है और लगातार वो कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सफल तरीके से G20 का आयोजन करवाया वो जाहिर तौर पर देश के लिए गर्व का पल है और यही वजह कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे